पिछले वीडियो में हम लोग जेपीएससी पेपर 2 का जो 7वां टॉपिक था झारखंड के खेल कूद, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। अब इस वीडियो से हम लोग झारखंड के खेल कूद से संबंधित जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो समझने का प्रयास करेंगे। करंट अफेयर वाले जो भी टॉपिक है या इसके अंतर्गत जो भी करंट न्यूज है वो करंट हम लोगों का एक डेली क्विज चलता है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं खेल कूद से संबंधित, तो वहाँ आप देख लीजिएगा, या कोई किताब वगैरह आपको अगर मिल जाता है कंपाइलेशन एक आध साल का, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको स्टैटिक्स पोर्शन बताएंगे, और अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि पिछले 4 एग्जाम जो जेपीएससी के हुए हैं उसमें से स्टैटिक्स पोर्शन से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले स्टैटिक्स तैयार कर लेना है कि खेल से संबंधित क्या क्या ऐसे फैक्ट हैं जो चेंज नहीं होने वाले हैं। वो एक तरह से हिस्ट्री बन गया है कि वो जो है फैक्ट आगे आने वाले समय में चेंज होगा ही नहीं, और उसके बाद नया जो भी डेवलपमेंट आपको मिलता है उसको थोड़ा सा ऐड कर लेना है। इससे आपका 5 प्रश्नों का तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आज हम लोग स्टैटिक्स पोर्शन के अंतर्गत झारखंड खेल नीति 2022 देखेंगे। इस खेल नीति को देखने का एक सबसे बड़ा कारण है कि इसमें झारखंड सरकार का खेल के प्रति क्या दृष्टिकोण है, खेल को लेके सरकार का क्या उद्देश्य है, वो सब सारा चीज आपको पता भी चलेगा। और बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण डाटा है जिससे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग खेल नीति देखेंगे। खेल नीति बहुत ही एक तरह से कहें लगभग 44 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, 44 पेज का ये नोट्स है, या हम कह सकते हैं सरकार का खेल नीति है। इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं, बॉक्स में घेर दिए हैं, उसी से हम थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा लास्ट में हम लोग, अभी माइंड मैप में इसको जोड़े नहीं है तो माइंड मैप में उसको जोड़ देंगे, तो जो फैक्चुअल डाटा है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा माइंड मैप के थ्रू। तो झारखंड की खेल नीति चलिए देखते हैं 2022 झारखंड सरकार का। चलिए, तो यहाँ पे एक एक पैराग्राफ या जो एक एक पेज में दिया गया इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो चीज आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल हम लोगों का 14 यहाँ चैप्टर है, और 14 चैप्टर को आज ही हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल कि ये जो खेल नीति अभी आया है वो खेल नीति कब का है। आप देख पा रहे होंगे ये खेल नीति जो है वो 2022 का है। अब चलिए फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं और इससे कुछ फैक्ट निकालने का प्रयास करेंगे। थोड़ा धैर्यपूर्वक अगर देखिएगा पूरा वीडियो को तो बहुत सारा तथ्य आपको पता चलेगा, और कॉन्सेप्ट भी आपको कुछ मिलेगा जिससे उस फैक्ट को याद करने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहला चीज यहाँ आपको पता चलेगा कि इससे पहले खेल नीति 2007 में आया था, और वर्तमान में जो खेल नीति है वो 2022 में लागू हुआ है, या 2022 से ये लागू हुआ है, जो कि अगले 5 वर्षों तक रहेगा। ये फैक्ट है। अब चलिए इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा और जानकारी मिलता है तो उस जानकारी को हम लोग अपने दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार झारखंड के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराएगी। तो हर एक नागरिक का जो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है वो खेल बन सके, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है इस खेल नीति के माध्यम से। इस नीति द्वारा राज्य सरकार झारखंड के नागरिकों को चयनित खेल विधा में उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहती है कि जिस भी खेल में व्यक्ति जाए उस खेल में टॉप लेवल तक वो पहुंचे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो पुरस्कार जीत के आए। ये सरकार का उद्देश्य है। विभागीय संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 द्वारा पूर्व में गठित झारखंड खेल नीति 2007 के स्थान पर वर्तमान में झारखंड खेल नीति 2022 अगले 5 वर्षों के लिए मान्य होगी। तो समझिए कि झारखंड राज्य बनने के बाद अभी तक 2 ही खेल नीति बना है, एक 2007 में बना है और एक 2022 में बना है। तो इस तरह से 2 खेल नीति कब कब बना है ये चीज आपको याद होना चाहिए। और वर्तमान वाला खेल नीति कितने साल तक लागू रहेगा? 5 साल तक। फिर 2027 में पुनः खेल नीति सरकार बनाएगी। इससे हम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है। तो ये 2-3 फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। अभी आपको यहाँ हम डॉक्यूमेंट में ही पढ़ के जो फैक्ट है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं, बाद में इसको माइंड मैप में आपको जो है दे दिया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिससे रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाएगा। अब इसका दृष्टि देख लेते हैं। राज्य सरकार सभी आयु वर्ग के नागरिकों के जीवनचर्या में खेलकूद को सम्मिलित कर स्वस्थ झारखंड, खुशहाल झारखंड के सपने को साकार करना चाहती है। तो खेल नीति का दृष्टि क्या है ये पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा, स्वस्थ झारखंड, खुशहाल
झारखंड के सपने को साकार करना चाहती है। राज्य सरकार संसाधनों की संख्या एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि कर झारखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के शीर्ष तक पहुंचाने हेतु कृत संकल्प है। तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे खिलाड़ियों के पास खेलने से संबंधित जो भी इक्विपमेंट है वो होता नहीं है। अगर वो फुटबॉल खेल रहे हैं तो खाली पैर खेल रहे हैं, हॉकी डंडा अगर हॉकी खेल रहे हैं तो उनके पास हॉकी स्टिक नहीं होता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो आम इंसान के पास या झारखंड के नागरिकों के पास नहीं है, वो सरकार उपलब्ध कराएगी और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक उसे लेके जाएगी। ये उनका दृष्टि है। तो आपको एमसीक्यू में ये याद रखना है कि इनकी दृष्टि, खेल नीति का जो दृष्टि है वो क्या है, तो स्वस्थ झारखंड खुशहाल झारखंड, इसी सपने को प्राप्त करना चाहती है। अब इसका उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट के लिए तो एक तरह से कहें बेहतर है, कॉन्सेप्ट के लिए वो हो सकता है कभी अगर मेंस वगैरह में लिखना हो तो पीटी में इससे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी देखने को मिलता है। तो कभी कभी हम लोगों को इस तरह के जो इस उद्देश्य है जो डायरेक्ट फैक्ट जैसे नहीं लगते हैं उसको भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इससे भी सवाल बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य है राज्य के नागरिकों के लिए पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेलकूद के लिए वातावरण निर्माण करना, राज्य की खेल प्रतिभाओं की पहचान करना तथा प्रतिभाओं को उनके निखारने हेतु संसाधन उपलब्ध कराना। तो जो भी प्रतिभा है सबसे पहले तो उसको आपको पहचानना है और उसका प्रतिभा को और भी बेहतर तरीके से निखार कर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाए, ये खेल नीति का उद्देश्य है। खेल में अंतर्राष्ट्रीय क्षमता मानक प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहना, इस लक्ष्य की प्राप्ति है तो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना, मतलब वो स्टैंडर्ड को अपनाना जो कि इंटरनेशनल लेवल का है, और उसके बाद उनको और भी सुविधा देना, ट्रेनिंग देना, ताकि वो उस खेल में और भी बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में स्थापित करना, एक समेकित प्रणाली जिसमें खेल विकास योजनाएं, प्रोत्साहन योजना और खिलाड़ी प्रशिक्षक कल्याण कार्यक्रम शामिल हो के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा खेल को एक आकर्षक और व्यवहार आजीविका विकल्प के रूप में स्थापित करना। छठा उद्देश्य है खेलकूद को व्यापक एवं विस्तार प्रदान करने हेतु ग्रामीण खेल केंद्रों को सुदृढ़ करना, देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन करना। तो ये सरकार का उद्देश्य है। तो हो सकता है स्टेटमेंट बना के दे इसमें से आपको कि टोटल यहाँ पे 7 उद्देश्य हैं, तो इनमें से 2-3 उद्देश्य लिख देगा और पूछेगा कि क्या उद्देश्य है, इनमें से सही हो सकता है या हो सकता है 4 ऑप्शन में एक उद्देश्य जो वो सही हो बाकी गलत हो। तो इस तरह से कभी कभी जो शुरुआती, चूंकि वो शुरुआती चीज है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अब खेल नीति के निम्नांकित अव्यय है, उनके कौन कौन से कंपोनेंट है वो देख लीजिए। सबसे पहला है खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खेलकूद क्षमता का विस्तार करना, जीवन कौशल शिक्षा एवं प्रोत्साहन देना, उद्योग जगत को खेल प्रक्षेत्र में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना, खेल संरचना का विकास करना। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि फुटबॉल है तो उसके लिए स्टेडियम आपको चाहिए, क्रिकेट के लिए चाहिए, हॉकी के लिए चाहिए, खेलने के लिए जगह होना चाहिए, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सरकार तैयार करेगी। अब खेल संस्कृति है तो बहुत सारा चीज जो है आपको खुद से थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, क्योंकि 44 पेज का पूरा जो पीडीएफ है वो हम जो है इस वीडियो में आपको पढ़ के नहीं बताएंगे। जैसा कि आपको कहा गया कि इस पीडीएफ में यहाँ पे हम क्या कर दिए, बॉक्स बना दिए हैं, यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिए हैं कि क्या चीज को आपको एकदम ध्यान में रखना है, वो चीज को भूलना नहीं है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा प्रेशर से इसको या ज्यादा ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, और बाकी चीज को मन करे तो पढ़िए। अगर उससे कुछ इंपॉर्टेंट आप डाटा निकाल सके जो हमसे छूट गया है तो और भी क्या होगा, बेहतर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब आगे खेल नीति में सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब। एक्चुअली ये जो है आपका इसका पार्ट है। खेल संस्कृति 5.8 है, उसके बाद यहाँ खेलकूद क्षमता का विस्तार करना 5.2 जो है उसके अंतर्गत आपको दिया गया है सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब। अब इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं, और अभी फिलहाल हम लोगों का मोटिव जो है एमसीक्यू बनाना ही है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। अब देखिए, खेल को सुदृढ़ करने के लिए राज्य प्रत्येक गांव में सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना करेंगे। सीधे क्वेश्चन बनाया जा सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको बना के देंगे कि प्रत्येक गांव में सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब की स्थापना की जाएगी खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए। तो लोगों में खेल का कल्चर आए, वो जो भी अपना स्थानीय खेल है या जो नेशनल लेवल का खेल है उसको खेले और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाके राज्य का नाम ऊंचा करे। उसके लिए प्रत्येक गांव में एक क्लब बनाया जाएगा।
सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब। तो आपको पूछा जाएगा सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब राज्य स्तर पे बनाए जाएंगे, जिला स्तर पे बनाए जाएंगे, प्रखंड स्तर पे बनाए जाएंगे या गांव लेवल पे बनाए जाएंगे। तो ये बोला गया है गांव लेवल पे बनाए जाएंगे। प्रत्येक गांव में इस तरह के क्लब जो है आपको देखने को मिलेगी। इन युवा खेल क्लबों के माध्यम से युवाओं को प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये युवाओं का एक क्लब होगा और इस क्लब में पहचाना जाएगा कि किस व्यक्ति के पास, किस युवा के पास प्रतिभा है किसी खेल से संबंधित। चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक वर्ष सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब को खेल विकास एवं रख रखाव के लिए 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो यहां से भी फैक्ट आपको पूछा जाएगा कि प्रत्येक सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब को एक वर्ष में कितनी राशि दी जाएगी। तो 20 से 25 हजार की सहायता राशि दी जाएगी एक साल में। वहाँ के जो युवा है उसके खेल से संबंधित बहुत सारे इक्विपमेंट लेने होंगे, तो उन सब इक्विपमेंट लेने के लिए या उनको और भी अलग तरह की सुविधा देने के लिए सरकार जो है प्रति वर्ष 25-25 हजार रुपया वहाँ पे देने का क्या करती है, वादा करती है खेल नीति के तहत। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे खेल को तो बढ़ावा देने का सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उन खेलों को भी सरकार बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है जो कि हमारा लोकल खेल है, देशज और पारंपरिक खेल है। उसको नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से कुछ खेल खेले जाते हैं जिन्हें बढ़ावा देने हेतु इनका आयोजन विभिन्न स्तर पर किया जाएगा। इसे राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर देशज और पारंपरिक खेलों का व्यवहार प्रचार हो सके। मतलब कुछ ऐसे खेल है जो केवल झारखंड में आपको खेलने को देखने को मिलेंगे। तो उस तरह के खेल को विकास करना या उस तरह के जो खेल है उसको डेवलप करना और नेशनल लेवल तक लेके जाना, ताकि राष्ट्रीय स्तर पे जान सके कि हाँ हमारे स्थानीय लेवल पे इस तरह के भी खेल खेले जाते हैं। तो ये इनका उद्देश्य खेल पर्यटन है। झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की असीम उपलब्धता है। यहाँ की भौगोलिक संरचना विभिन्न साहसिक खेल के लिए उपलब्ध है। राज्य में खेल पर्यटन के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित कर राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। खेल पर्यटन द्वारा राज्य में खेल और खिलाड़ियों का विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे इस अगर पेज में देखें या इस जो स्क्रीन में दिख रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सिद्धू कान्हू युवा खेल क्लब ये प्रत्येक गांव में होगा और प्रत्येक साल इसको कितनी राशि दी जाएगी, सहायता राशि, तो 25-25 हजार की सहायता राशि दी जाएगी जिससे वो जो है खेल को डेवलप कर सके। अब खेलकूद क्षमता है ये भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है राज्य के विभिन्न खेल की प्रतिभाओं को निखारने हेतु रणनीति के तहत बुनियादी ढांचे और खेल सुविधाओं को उन्नत करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि खिलाड़ियों के खेल में सुधार की जा सके जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं रहेगा, बेहतर नहीं रहेगा, उनके पास खेलने के लिए वो जो है इक्विपमेंट नहीं रहेगा तो वो कैसे किसी भी खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसा कि अभी बोले फुटबॉल खेलना है तो वहाँ पे बॉल ही नहीं है ढंग का, या लोगों के पास जो है जूता नहीं है, अगर माफ कीजिएगा हॉकी खेलना है, हॉकी स्टिक नहीं है और भी स्टेडियम नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है, तो फिर वो खेलेंगे कैसे। तो उन सब के लिए सरकार जो है यहाँ पे प्रयास कर रही है, खेल नीति के तहत प्रयास करेगी ऐसा बताती है। अब यहाँ पे अगर आगे देखते हैं जीवन कौशल शिक्षा और प्रोत्साहन के तहत दिया है खेल का शिक्षा के साथ जुड़ाव। अब यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्ट हम लोगों को मिलना है कि खेल को हम किससे जोड़ देंगे, एजुकेशन से जोड़ देंगे, शिक्षा से जोड़ देंगे और इससे खेल जो है और भी बेहतर तरीके से आगे जा सकता है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा वार्षिक खेल कैलेंडर तथा शैक्षणिक खेल कैलेंडर के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा जिससे छात्रों की शिक्षा बाधित हुए बिना वे खेल प्रतियोगिता में भाग ले सके। होता क्या है कि आपको कहीं पे खेलने जाना है और उसी बीच आपका स्कूल का या एग्जाम हो जाता है तो आप एग्जाम दीजिएगा कि खेलने के लिए बाहर जाइएगा। तो इसमें क्या बनाना है, एक कोऑर्डिनेशन बनाना है ताकि विद्यार्थी को किसी तरह का कोई असुविधा ना हो। खेल जब भी कोई राज्य स्तर पे हो या जिला स्तर पे हो या नेशनल लेवल पे हो तो उस समय आपको एग्जाम नहीं रखना है। तो यही चीज को यहाँ पे दिया गया है कि खेल कैलेंडर और शैक्षणिक कैलेंडर के बीच एक कोऑर्डिनेशन आपको बना के चलना है ताकि दोनों चीज उसका साथ में चल सके, वो खेले भी और पढ़े भी। आगे यहाँ पे दिया गया है स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की उपस्थिति में क्रमशः 25% और 15% की छूट दी जाएगी। अब फिर से यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली अगर खिलाड़ी है और वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल स्तर पर कोई खेल खेल रहा है तो उसके अटेंडेंस में हम 25% और 15% का क्या कर सकते हैं, छूट दे सकते हैं। मतलब 25% अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर कोई खेल रहा है तो
उसका अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसको हम छूट दे देंगे, और 15% अगर वो नेशनल लेवल का कोई गेम में भाग ले रहा है तो उसके अटेंडेंस में हम छूट दे सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल डाटा है जिससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को प्रत्येक वर्ष क्रमशः 1,00,000 रुपया, 50,000 और 10,000 रुपया पुरस्कार राशि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग द्वारा दी जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई स्कूल जो है खेल को बढ़ावा देता है और उस स्कूल का राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे या प्रखंड स्तर पे कोई भी जब प्रतियोगिता होता है और उसमें बेहतर प्रदर्शन होता है और वो बेहतर प्रदर्शन करता है तो राज्य स्तर पे करेगा तो 1,00,000 रुपया मिलेगा उस स्कूल को, और जिला स्तर पे करता है तो 50,000 रुपया मिलेगा, प्रखंड स्तर पर अगर बेहतर प्रदर्शन करता है वो स्कूल तो 10,000 रुपया मिलेगा। तो इस तरह से शिक्षा को खेल से जोड़ने का प्रयास कर रही है सरकार, कि स्कूल को भी बोल रही है कि आप खेल को बढ़ावा दीजिए, आप खेल का जो कैलेंडर होता है और शैक्षणिक जो कैलेंडर होता है उसके बीच कोऑर्डिनेशन बनाइए, और अगर आपका स्कूल जो है खेल के संदर्भ में जिला स्तर पे अगर बेहतर प्रदर्शन करेगा तो हम 50,000 देंगे, राज्य स्तर पे बेहतर प्रदर्शन करेगा तो 1,00,000 देंगे, और प्रखंड स्तर पे बेहतर प्रदर्शन करता है तो 10,000 देंगे। तो इस तरह से स्कूल भी इसमें इंटरेस्ट लेगी क्योंकि उसको कहीं ना कहीं सरकार से सहायता मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे स्कूल में जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। खेलो इंडिया के अंतर्गत टैलेंट हंट आयोजन के माध्यम से खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें विभिन्न स्तर के खेल केंद्रों से संबंधित किया जाएगा। विभिन्न खेलों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन के लिए मान्यता प्राप्त संघों के साथ वार्षिक कैलेंडर बनाया जाएगा। तो खेलो इंडिया के अंतर्गत टैलेंट हंट आयोजित किया जाएगा और वहां पे जो भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है उसको चुना जाएगा कि हाँ ये प्रतिभाशाली है, इसमें थोड़ा बहुत अगर हम काम करें, इसको ट्रेनिंग दे, बेहतर सुविधा दे तो ये बहुत आगे तक आगे जा सकता है। इस तरह से यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, खेल नीति में प्रयास कर रही है कि बेहतर से बेहतर जो खिलाड़ी है उसको वो मिल जाए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है डे बोर्डिंग या क्रीड़ा किसलय केंद्र करके दिया है। चलिए ये पढ़ते हैं। प्रखंड स्तर पर आवश्यकता अनुसार डे बोर्डिंग और क्रीड़ा किसलय केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको सिद्धू कान्हू जो क्लब था वो गांव स्तर पे था और प्रखंड स्तर पे है क्या, डे बोर्डिंग और क्रीड़ा किसलय केंद्र। प्रखंड स्तर पर अवस्थित इस खेल केंद्र पर आवश्यकता अनुसार मिनी स्टेडियम की व्यवस्था की जाएगी। यानी प्रखंड स्तर है तो छोटा मोटा स्टेडियम भी हम क्या करेंगे, बनाएंगे। डे बोर्डिंग और क्रीड़ा किसलय केंद्र को स्थानीय विद्यालय के साथ संबंध किया जाएगा जिससे खिलाड़ी प्रशिक्षण के साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण कर सके, तो वो खेले भी और आसपास के जो स्कूल है उससे उसको कनेक्ट कर दिया जाए ताकि उसका पढ़ाई भी ना रुके। टैलेंट हंट में योग्यता के आधार पर चयनित खिलाड़ियों को डे बोर्डिंग और क्रीड़ा किसलय केंद्र में प्रशिक्षण के साथ उक्त विद्यालय में शिक्षा हेतु भी निबंधित किया जाएगा कि उनको ट्रेनिंग भी मिल रहा है। जिस भी प्रखंड में है वो वहां पे रह रहे हैं, डे बोर्डिंग और क्रीड़ा किसलय केंद्र में वहां पे रह रहे हैं, वहां पे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और उसी आसपास में कोई एक स्कूल है जिसमें उसका एडमिशन करा दिया गया है जहां उसका शिक्षा दीक्षा भी आगे चल रहा है, पढ़ाई भी नहीं रुक रहा है। अब आगे दिया है जिला आवासीय खेल विकास केंद्र, तो वो प्रखंड स्तर पे था। अब जिला स्तर पे यहाँ पे बताया गया जिला स्तर पर आवासीय खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा, मतलब जहाँ पे वो रह सके, खाना पीना सारा रहना वहीं पे उसका हो और वो जो है अपने खेल पे क्या करे, पूरा ध्यान दे और आगे जाए। इसके लिए प्रथम प्राथमिकता वहां अवस्थित स्टेडियम को दी जाएगी। तो कहने का मतलब है अगर किसी विद्यालय किसी जो खिलाड़ी है उसको हम रख रहे हैं जिला स्तर पे तो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, तो वहां पे रखेंगे जहां पे स्टेडियम होगा ताकि उसको खेलने के लिए क्या मिले, जगह मिले। जिलों के विभिन्न प्रखंड से चुने गए प्रतिभावान खिलाड़ी की आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 100 प्रतिभागियों की आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। जिला स्तरीय आवासीय खेल विकास केंद्र को निकटस्थ विद्यालय से संबंध किया जाएगा। तो सीधा सा मतलब है अगर प्रखंड स्तर पे हम रख रहे हैं तो प्रखंड स्तर पे आसपास में जो विद्यालय है उससे उसको कनेक्ट कर दिया। अब जिला स्तर पे है तो उसके आसपास में जो भी स्कूल होंगे उसको कनेक्ट कर देंगे ताकि जो जिला लेवल में चयनित हो चुके हैं और आवासीय मतलब वहीं पे रह रहे हैं, स्टेडियम में रह रहे हैं या जहाँ सरकार रख रही है वहां पे रह रहे हैं तो उसका पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। आसपास के जो भी स्कूल है उसे कनेक्ट कर दिया जाएगा और उनका पढ़ाई को साथ में लेके चलेगा। तो प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 100 प्रतिभागियों की आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, मतलब 100 ऐसे
कैंडिडेट होंगे जिसको वहां पे रखा जाएगा। नेशनल ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का बात किया जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद है एकलव्य खेल अकादमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। वैसे जिला प्रमंडल जिसमें जिस खेल की प्राथमिकता हो वहां एकलव्य खेल अकादमी के नाम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो कहने का मतलब है कभी कभी हम लोग देखते हैं फलाना जिला में बहुत ज्यादा, जैसे खूंटी जिला में आप देखिएगा तो वहां पे हॉकी के बहुत सारे खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कोई जिला अगर किसी खेल के लिए जाना जाता है तो वहां पे हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं। ऐसा खेल नीति में बताया गया है। तो ऐसा यहाँ पे छात्रावास है, यहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं। अगर प्रखंड स्तर पे है तो उसके आसपास के स्कूल से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि उनका पढ़ाई जो है वो ना रुके। अगर जिला लेवल पे 100 विद्यार्थी यहाँ पे चुने गए हैं तो उनको भी आसपास के स्कूल से कनेक्ट करके उनका पढ़ाई जो है जारी रखा जाता है ताकि ये जो है पढ़ाई भी कर सके और खेल भी खेल सके। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं खेल विश्वविद्यालय के बारे में। देखिए हम लोग जो है जनरल विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये यूनिवर्सिटी खेल से ही संबंधित है, तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खेल के विभिन्न पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों के समग्र विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना हेतु एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से खेल के विकास तथा उदीयमान खिलाड़ियों को विशेष कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक शोध और खेल विकास के उपाय किए जाएंगे। तो जो भी रिसर्च है या खेल में हर एक खिलाड़ी जो है आगे जाए, इसके लिए क्या किया जाएगा, उपाय किया जाएगा इस खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से। तो ये चीज जो है यहाँ पे दिया गया है, याद रखिएगा। खेल एक बेहतर वैकल्पिक कैरियर, मतलब खेल को एक कैरियर के रूप में भी एक व्यक्ति जो है वो ले सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। खेल जीवन के पश्चात अपने भविष्य को लेकर खिलाड़ियों में शंका स्थिति बनी रहती है कि जो खेल उनके प्रयास पर बाधा भी डाल सकती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि इसके लिए खेल नीति में नौकरी से लेकर पेंशन तथा विभिन्न प्रावधान किए जाते हैं। मतलब कोई विद्यार्थी खेल रहा है या कोई एक कैंडिडेट प्रतिभागी जो है वो किसी खेल में आगे जा रहा है, लेकिन उसको चिंता है कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या इस खेल को तो हम जीवन भर खेल नहीं पाएंगे, एक टाइम लिमिट होगा जिसमें हम खेलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आगे के जीवन को लेकर वो चिंतित रहता है। तो सरकार नौकरी की भी व्यवस्था या पेंशन की भी व्यवस्था करती है, ऐसा यहाँ पे दिया है। खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी प्रदान की जाती है। आप लोग देखते होंगे भी कोई भी फॉर्म आता है तो उसमें जो है खेल के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप खिलाड़ी हैं तो उसके लिए एक विशेष कोटा होता है, तो वहां सरकार प्रयास करती है और वैसे भी डायरेक्ट भी कभी कभी क्या करती है, ज्वाइनिंग देती है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता मान्य खेल जो है जैसे मुख्य रूप से ओलंपिक हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, एशियन गेम्स में सम्मिलित कोई भी व्यक्ति है तो उदयमान खिलाड़ी राज्य के पदक और राष्ट्रीय भागीदारी में खेल छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। स्कॉलरशिप भी उन्हें क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। चलिए अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है। फिर से हम बोल रहे हैं ये थोड़ा सा लेंदी डॉक्यूमेंट है जिसको एक ही वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो अभी तक आपको बहुत सारा डाटा मिल भी गया होगा। हाँ, याद करने का एक चैलेंज है, तो अब मैं आपको बोले कि टाइम थोड़ा सा दीजिए। माइंड मैप में इसको अपडेट नहीं किए हैं। माइंड मैप में इन सारे डाटा में से जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, जो आपको भूलने ही नहीं चाहिए, उन सब डाटा को कलेक्ट करके हम डाल देंगे ताकि आप उसको याद कर सके। अब यहाँ पे और भी दिया है, खिलाड़ी कल्याण कोष जो है वो दिया गया है कि इस खिलाड़ियों के कल्याण के लिए एक क्या बनेगा, कोष बनेगा, एक पैसा जो फंड बनेगा, जिस फंड का उपयोग जो है खिलाड़ियों के विकास के लिए किया जाएगा। चलिए उतना इम्पोर्टेंट हमको वो नहीं लगा तो उसको छोड़ दी है। अब हम लोग देखते हैं स्कॉलरशिप के बारे में क्या दिया गया है वो देखते हैं। मान्य खेलों के राज्य से के सीनियर, जूनियर, सब जूनियर खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के आधार पर कुल 3 वर्ष की अवधि तक निम्न दर में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो स्कॉलरशिप खिलाड़ियों को भी दिया जाता है। वैसे आजकल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है इसका, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गुस्से में है, और हो भी क्यों ना, शिक्षा के लिए जो पैसा है वो आप अगर बाधित कर देते हैं तो ये बात ठीक नहीं है। सीनियर खिलाड़ी जो है उनको 6,000 रुपया प्रति माह का स्कॉलरशिप मिलेगा। ये डाटा याद रखिएगा, इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। जूनियर खिलाड़ी अगर है तो 3,500 रुपया प्रति माह स्कॉलरशिप मिलेगा। सब जूनियर खिलाड़ी हैं तो 2,500 रुपया मिलेगा। उसके बाद राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को खेल सामग्री हेतु निम्न दर पर वार्षिक भत्ता भी दिया जाएगा। यदि आप राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं और सीनियर खिलाड़ी हैं तो 5,000 रुपया वार्षिक दिया जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा ये वार्षिक भत्ता है, जबकि ये जो था वो प्रति माह था। जूनियर खिलाड़ी के लिए 3,000 है और सब जूनियर के लिए 2,000 है। तो ये डाटा से सीधे सवाल
पूछा जा सकता है। अब वो तो था स्कॉलरशिप, अब कभी कभी क्या है पेंशन, मतलब आप वो खेल खेल चुके हैं, अब वहां से रिटायर हो चुके हैं या उस खेल को खेलने की स्थिति में अब आप नहीं है, तो आपको पेंशन भी सरकार दे सकती है। राज्य में अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स के पदक विजेता, वैसे खिलाड़ी जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं है, उन्हें आजीवन 10,000 रुपये तक का मासिक पेंशन और उनकी मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चों को 5,000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाएगी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर कोई खिलाड़ी जो है इन सब खेल में गया हुआ है, उपस्थित हुआ है, या ये सब अवार्ड उनको अगर मिला है, तो उन्हें 10,000 रुपया मासिक दिया जाएगा और उनके देहांत के बाद उनके जो आश्रित है, पत्नी या अगर नाबालिग बच्चा है, तो बालिग है तो उसको नहीं मिलेगा, नाबालिग अगर बच्चा है तो 5,000 रुपया उन्हें मिलेगा। तो कौन कौन सा अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी को ऐसा जो पेंशन है वो मिलेगा, वो याद रखिएगा, सवाल बन सकता है। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड खिलाड़ी, ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में पदक विजेता जैसे खिलाड़ी हैं, उन सबको ये पेंशन जो है वो दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर सवाल किसी भी तरह से यहाँ से अगर एग्जामिनर देख लिया और बनाया तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन सकते हैं, और पढ़ के नहीं जाइएगा तो फिर आप परेशानी में फंसिएगा। और भी है, खिलाड़ी सम्मान राशि है, तो ये बहुत सारे ऐसे हैं, तो इतना डाटा कितना याद करेंगे, तो ये अगर खुद आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे डाटा हैं छोटे छोटे खेल के, तो उतना याद करना थोड़ा सा संभव नहीं है, इसीलिए इसको हम जो है वो छोड़ दिए हैं। अब आगे देखते हैं, प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन। पदक प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के पूर्व खिलाड़ी को प्रशिक्षण के रूप में कार्य करने के लिए सहयोग और अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि किसी खेल में आप अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, आप पुरस्कार ले चुके हैं, तो आप जो है अपना जो भी प्रतिभा है वो दूसरे विद्यार्थी को क्या कीजिए, सिखाइए, ताकि आने वाले समय में और भी यहाँ पे प्रतिभावान खिलाड़ी मिले। तो वही चीज़ है, ट्रेनिंग के लिए उनको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रशिक्षक सम्मान राशि, जो ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए क्या क्या सम्मान राशि है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इसको हेडिंग थोड़ा सा क्या कर दिया, हम हाईलाइट कर दिए हैं, इसको पढ़ लीजिए। यदि आप देखिए दिया गया है, ओलंपिक खेल के प्रतियोगिता या चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक या प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। यदि रजत पदक या दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं तो 7 लाख दिया जाएगा, और कांस्य पदक तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं तो 5 लाख दिया जाएगा। चूंकि ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का है तो इससे पूछा जा सकता है। विश्व कप या विश्व चैंपियन में अगर आप स्वर्ण पदक या प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो 5 लाख रुपया, अगर दूसरा स्थान है तो 3 लाख, और तीसरा स्थान है तो 2 लाख। यूथ ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो 2 लाख, दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं तो 1 लाख, और तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं तो 75,000 सॉरी माफ कीजिएगा। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो 1 लाख रुपया मिलेगा, 75,000 सेकंड स्थान प्राप्त करने पे मिलेगा, और 50,000 थर्ड स्थान प्राप्त करने पे मिलेगा। एशियन गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगर में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो 1 लाख, सेकंड में 75,000 और थर्ड में 50,000। तो इस तरह से इस चीज को याद रखिएगा। ये कॉमनवेल्थ और ये मतलब चौथा पांचवा वाला में जो है वो सेम राशि आपका है। कम से कम ओलंपिक वाला याद रख लीजिएगा, 10 लाख, 7 लाख, 5 लाख, और वर्ल्ड कप अगर कोई है उसमें अगर आप पहला स्थान प्राप्त करते हैं तो 5, 3 और 2 का, फिर यहाँ पे 2, 1 और 75 का है। तो जैसा भी है इसको याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल लेवल का ये है, तो कम से कम इतना राशि तो आपको थोड़ा बहुत एक बार पढ़ के जाइए, याद हो तो ठीक है, याद हो जाना चाहिए, है ना। 1-2 बार अगर देख के जाइएगा तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑप्शन देके कम से कम याद कर लीजिएगा, या तुक्का तो मार ही लीजिएगा। राज्य में खेल को बढ़ावा देने हो तो शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए एवं विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, ये तो बताया गया। शिक्षण संस्थानों में खिलाड़ियों की कुल सीटों का 3% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें कितना प्रतिशत सीट आरक्षित रहेगा, पूछा जा सकता है, 3%। और नौकरी में जो क्षैतिज आरक्षण है उसमें कितना प्रतिशत मिलेगा, तो 2%। तो इस तरह से खिलाड़ियों को एक सिक्योरिटी दिया जाता है कि आप अगर खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका कहीं पढ़ाई में एडमिशन नहीं होगा या आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। सरकार इस पे प्रयास कर रही है या प्रयास करती है ताकि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने खेल पे क्या कर सके, ध्यान दे सके। चलिए अब यहाँ पे
ये डाटा के बाद आगे देखते हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी को उच्च उपलब्धि के लिए जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये सब पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार जो है वो किसके लिए दिया जाता है, तो उत्कृष्ट खिलाड़ी को उच्च उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य प्रत्येक वर्ष विभिन्न खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के किसी एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को सम्मान प्राप्त किया जाएगा। मतलब किसी भी खेल के खिलाड़ी को ये सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन राज्य के एक ही खिलाड़ी को ऐसा सम्मान दिया जाएगा एक वर्ष में, ऐसा यहाँ पे पढ़ के समझ में आ रहा है। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्मृति चिन्ह के साथ साथ निर्धारित राशि पुरस्कार प्रदान की जाएगी। कितना राशि है वो दिया नहीं गया है, लेकिन हाँ बोला गया है कि स्मृति चिन्ह दिया जाएगा और कुछ उनको पैसा भी दिया जाएगा। खेल सम्मान पुरस्कार खेल प्रशिक्षक और खेल प्रोत्साहन की गतिविधि से जुड़े व्यक्ति, संस्थान, खेल संघ, प्रशासकों को प्रोत्साहन और सम्मान देने के लिए झारखंड खेल सम्मान पुरस्कार का भी प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सब कोई को सम्मानित किया जाएगा ताकि वो जो है अपना काम और भी मन लगा के करे, बेहतर तरीके से करे। आगे यहाँ पे दिया गया है, खेल संरचना में आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिए झारखंड स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड स्थापित किया जाएगा। मतलब एक फंड बनाया जाएगा जो झारखंड के स्पोर्ट को आगे लेके जाएगा या उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। झारखंड स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड को सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत निबंधन किया जाएगा। इस फंड में विभिन्न कंपनियों, एजेंसियों और निजी क्षेत्र से प्राप्त राशि संधारित की जाएगी। इस फंड में राज्य के सरकारी खजाने की कोई राशि उपयोग में नहीं लाई जाएगी। प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। तो स्टेट लेवल पे बनाया जाएगा झारखंड स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड। तो इस तरह से यहाँ पे फंड बताया जाएगा। बिना पैसा का कोई चीज कैसे डेवलप हो सकता है, ना उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ना कुछ भी मिलेगा। सीधा सा मतलब है बिना पैसा का कोई भी कैसे डेवलप होगा। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था मेरे अनुसार, जो भी हमको यहाँ अभी समझ में आया, वो सारा चीज आपको हम बता दिए। ये डॉक्यूमेंट से आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाल सकते हैं यदि हमसे कुछ छूट गया है तो, क्योंकि बहुत लेंदी डॉक्यूमेंट था। तो जो भी हम हाईलाइट किए आपको यहाँ पे बता दिए। थोड़ा बहुत जो है माइंड मैप में भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लिख देंगे ताकि जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपका एग्जाम में ना छूटे, उसे आप बार बार रिवाइज करते रहें तो थोड़ा बहुत आपको वो फैक्ट जो है वो याद रहेगा। अब इसका जो दूसरा स्टैटिक्स पोर्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है अब प्रयास करेंगे थोड़ा सा जल्दी वीडियो का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएं और क्वेश्चन का भी कुछ सीरीज लेके आएंगे। आप देखिए आने वाले समय में थोड़ा सा हम लोगों का वीडियो जो है अभी स्लो आ रहा है, वो स्लो जो आ रहा है वो थोड़ा स्पीड हम लोग करेंगे। देखिए होता क्या है ना कि क्वालिटी कंटेंट बनाने में, ये सब सारे कंटेंट तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए बहुत जल्दी हम लोग वीडियो नहीं दे पाते हैं। लेकिन आने वाले समय में इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सुधारेंगे और टाइमली और रेगुलरली आपको वीडियो जो है उपलब्ध किया जाएंगे। डिफरेंट टाइप के वीडियो जो है आपको मिलेंगे। थोड़ा ऐप में भी डेवलपमेंट का काम हम लोगों का चल रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम चला जा रहा है। धीरे धीरे वो भी पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो और भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जो भी तैयारी करना चाहते हैं हम लोगों से जुड़ कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय।